नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोटिया और आज हम डिस्कस करेंगे किन्शियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चन आंसर्स का 8वां पार्ट। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, चैनल पे आपको इन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर सभी वीडियोज की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा शरीर को आगे एवं पीछे भाग के रूप में दर्शाया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि शरीर के आगे एवं पीछे भाग के रूप में दर्शाने की बात हो रही है। फ्रंट और बैक में रिप्रेजेंट कौन सा प्लेन करता है। तीन ऑप्शन हमारे सामने है। हमारी बॉडी में तीन ही प्लेन होते हैं, आपको पता होगा। इन तीनों में से ऐसा कौन सा प्लेन है जो हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक दो पार्ट में डिवाइड करता है। राइट आंसर इज फ्रंटल प्लेन। ये देखिए, ये हमारी बॉडी में टोटल तीन प्लेन होते हैं, सैजिटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और फ्रंटल प्लेन। हमने देखा था फ्रंटल प्लेन दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए ये इस तरीके से डिवाइड करता है। ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया और ये हमारे पीछे का हिस्सा हो गया। इसको हम फ्रंट बोल सकते हैं और इसको हम बैक बोल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को आगे पीछे दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो हिस्सों में बांटता है। इसके बाद में ट्रांसवर्स प्लेन है जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को ऊपर और नीचे, अप और डाउन दो पार्ट में डिवाइड करता है। और जो सैजिटल प्लेन है वो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट इन दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्लेन हमारी बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब इनमें मूवमेंट की बात की जाती है तो देखिए फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट होती है राइट और लेफ्ट में, ट्रांसवर्स प्लेन में इस तरीके से मूवमेंट होगी और सैजिटल प्लेन में मूवमेंट होती है आगे और पीछे। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। एक नाम आपके सामने और आएगा, अगर आपको नहीं देखा होगा तो एक मीडियन प्लेन नाम का भी प्लेन होता है हमारी बॉडी में। तो देखिए वो कुछ नहीं होता, एक तरीके से वो सैजिटल प्लेन का ही पार्ट है। लेकिन मीडियन प्लेन में ये होगा कि वो हमारी बॉडी को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, बस इतना ही फर्क है। बाकी सैजिटल प्लेन हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड जरूर करता है, लेकिन वो यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। एकदम फिक्स नहीं है कि वो बीच से ही डिवाइड करेगा। लेकिन मीडियन प्लेन जब इसका नाम आ गया, मीडियन मतलब बीच का, तो मीडियन प्लेन में हमारी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो एक सैजिटल प्लेन का ही पार्ट है। तो अगर मीडियन प्लेन आपके सामने कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, सीधा सीधा मीडियन प्लेन का मतलब है कि सैजिटल प्लेन का वो पार्ट है और वो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट और लेफ्ट में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कोणीय गति उत्पन्न होती है। एंगुलर मोमेंट के बारे में पूछा है कि वो कहां से उत्पन्न होती है। राइट आंसर इज वृत्त के केंद्र से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है एंगुलर मोमेंटम और वो कहां से उत्पन्न हो रही है, ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, यहां से ये उत्पन्न हो रही है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं जब हम डाइव लगाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर तो उसमें भी एक एंगुलर मूवमेंट होता है, लेकिन वो भी सेंटर से कंट्रोल होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। एंगुलर मोमेंटम जहां पे भी नाम आ गया, कोणीय गति जहां पे भी नाम आ जाता है तो हमें सेंटर से देख लेना है कि कोई भी जो सर्कल होगा उसके सेंटर से वो गति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, दो सतहों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाला बल कहलाता है। दो सरफेस हैं, उनके आपस में स्पर्श होने से या फिर टच होने से कौन सा बल उत्पन्न होता है, ये हमें बताना है। राइट आंसर इज घर्षण। फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। ये देखिए फ्रिक्शन इस तरीके से काम करता है। ये हमारी एक सरफेस है, इसके ऊपर हम इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से गति भी हो रही है, लेकिन सरफेस की तरफ से इस साइड से हमें एक बल देखने को मिलता है, सामने से हमें एक बल देखने को मिलता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं या फिर घर्षण बल कहते हैं। आप कहीं भी चल रहे हो, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, जब चलता है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स जरूर लगेगा। जैसे कि रोड पे गाड़ियां चलती हैं और आप भी अगर पैदल चलते हो तो आप भी फ्रिक्शन फोर्स का सामना करते हो। अगर घर्षण बल के बारे में थोड़ा सा और जानना हो तो थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो आपकी सरफेस है, आपकी सतह है, उसके ऊपर फ्रिक्शन बल डिपेंड करता है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आपको बहुत ही चिकने फर्श पे चलना है, आपका फर्श है, उस पर एक ऑयल डाल दिया हमने और उस पर आपको चलना है, तो आप बिल्कुल चल नहीं पाओगे। लेकिन आपको बोल देते हैं कि एक मिट्टी के रास्ते पे आपको चलना है, तो आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स है, जिस तरीके की सरफेस होगी उसी तरीके का बल हमें सामने से देखने को मिलता है। छोटा सा एक कंसेप्ट है।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष होता है। फर्स्ट क्लास लीवर में पूछा हमें एक्सिस के बारे में, तो वो एक्सिस कहाँ पे होता है? राइट आंसर इज केंद्र में। ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास लीवर है और यहाँ पे ये रहा एक्सिस। एक्सिस इसके बीच में होता है, एक साइड में रेजिस्टेंस होता है और एक साइड में फोर्स होता है। ये इसकी कंडीशन होती है फर्स्ट क्लास लीवर की। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए लीवर में कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो वो धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सरप्लस एनर्जी थ्योरी है जो स्पोर्ट्स में दी गई है, उसके प्रतिपादक कौन है, वो किसने दी थी? राइट आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट है, संतुलन का प्रकार है, द टाइप ऑफ बैलेंस। बैलेंस की हमें टाइप बतानी है कि संतुलन कितने प्रकार का होता है, स्टैटिक, डायनामिक, न्यूट्रल या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। जो हमारा बैलेंस है वो स्टैटिक भी होगा, डायनामिक भी होगा और न्यूट्रल भी होगा। स्टैटिक मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका भी एक संतुलन होगा। डायनामिक मतलब वो गतिमान है, जैसे कि आप चल रहे हो, आप वॉक करते हो, लेकिन आपका अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप गिर जाओगे, तो उसके लिए भी बैलेंस होना जरूरी है, जिसको हम डायनामिक बैलेंस बोलते हैं। और तीसरा है न्यूट्रल बैलेंस, उसमें ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होता है। तो ये तीनों टाइप हैं बैलेंस की, संतुलन के ये तीनों प्रकार हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। सातवां क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय बल एवं अभिकेंद्रीय बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो देखिए, इन दो टाइप के फोर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन के कौन से गति के नियम के एग्जाम्पल हैं, कौन से गति के नियम के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नियम, सी हमारा करेक्ट आंसर है। तीसरा नियम हमें क्या बताता है कि कोई भी एक्शन की ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आप क्रिया करते हो उसकी हमें प्रतिक्रिया मिलती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया में अभिकेंद्रीय बल होगा और अपकेंद्रीय बल होगा। ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, ये हमारा एक सेंटर है सर्कल का और सर्कल के अंदर ही ये दोनों बल काम करते हैं। तो एक बल इस साइड लगता है और दूसरा बल लगता है इस साइड, जब कोई भी वस्तु इस सर्कल के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको तो हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें देखिए, ये क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, एक फोर्स इस साइड में लग रहा है और दूसरा इस साइड में लग रहा है। एक हो गई क्रिया या फिर एक्शन और दूसरी हो गई प्रतिक्रिया या फिर रिएक्शन। तो इस तरीके से अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल दोनों न्यूटन के तीसरे गति का जो नियम है उसकी एग्जाम्पल है, उसके उदाहरण है। इस तरीके से आप इनको समझिए। आठवां क्वेश्चन है, कुश्ती का खिलाड़ी दांव लगाने के लिए सबसे अधिक किस संतुलन का प्रयोग करता है? ये देखिए, ये ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से हमें बताना है कि कुश्ती का जो खिलाड़ी है, रेसलिंग प्लेयर, सबसे अधिक कौन से संतुलन का उपयोग करता है, कौन से बैलेंस का यूज करता है? राइट आंसर इज स्थायी संतुलन। स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर स्थायी संतुलन नहीं होगा तो सामने वाला जो ओपोनेंट है, प्लेयर है, उसको उठा ही नहीं पाएगा और उससे क्या होगा, सामने वाले को उठाने के बजाय खुद ही अपना बैलेंस खराब करके गिर जाएगा। तो इस तरीके से होगा। ये देखिए, ये है स्टेबल और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको समझाने के लिए, स्टेबल में कोई भी बॉल जब यहाँ पे आएगी तो थोड़ी देर के लिए ऐसे रिवॉल्व करेगी, लेकिन यहाँ पे फिर सेट हो जाएगी। और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन, इसमें बॉल कभी भी नीचे गिर सकती है। तो कुश्ती का जो प्लेयर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। पहले अपने पाँव जमाएगा मैट के ऊपर, या फिर वो अगर मिट्टी पे खेल रहा है तो पहले अपने पाँव मजबूत करेगा, स्थायी संतुलन में आएगा। उसके बाद में सामने वाला जो ओपोनेंट है, खिलाड़ी है, उसको लिफ्ट करेगा, उसको उठाएगा या फिर उस पर कोई दांव लगाएगा। नवा क्वेश्चन है, वह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में। मोशन के अंदर इन तीन ऑप्शन में से इनविजिबल रहने वाला एक कंपोनेंट है, वो कौन सा है? राइट आंसर इज बल। फोर्स एक मोशन में जरूर होगा। एक गति के अंदर अगर फोर्स नहीं होगा तो वो गति हो ही नहीं पाएगी। भार और ऊर्जा की तो हम बात करते हैं कि किसी वस्तु का कितना भार है। मान लो 100 kg की कोई वस्तु है, तो उसको हमें उठाने के लिए या फिर उसको हमें गति देने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ये तो हम देखते हैं। लेकिन इन सब चीजों में बल भी काम करता है। अगर फोर्स नहीं काम करेगा, जैसे कि एनर्जी के अंदर या फिर किसी वस्तु को गति देने में बल का एक अहम रोल होता है, लेकिन ये अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है। जैसे कि जनरली हम देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता कि फोर्स भी इस पे लग रहा है या नहीं। तो इससे आप एक चीज समझ लीजिए कि जहां पे भी गति होगी तो वहां पे बल तो जरूर लगेगा। बाकी वेट और एनर्जी तो लगता ही है, लेकिन ये छुपा हुआ एक कंपोनेंट होता है
बल को हम हर बार देख नहीं सकते कि वो किस तरीके से और कहाँ लग रहा है। 10वां क्वेश्चन है, संतुलन निर्भर करता है, बैलेंस के बारे में पूछा है कि इन 4 ऑप्शंस में से किस पे वो डिपेंड करता है। राइट आंसर इज वस्तु के चौड़े आधार पर। देखिए संतुलन का सीधा सीधा ये मतलब है, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो देखिए, आप एक ईंट है, ईंट को अगर हम खड़ी कर देते हैं तो उसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया। दूसरा है एक 6 मीटर लंबा बॉक्स है, उसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया। और अगर इनको नाम दे दें ए और बी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ए और बी में से हम ज्यादा संतुलित, ज्यादा बैलेंस्ड किस पे महसूस करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आपका जो बेस है, आपके खड़े होने का जो आधार है, वो जितना चौड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, आप उतने ही बैलेंस्ड या फिर संतुलित महसूस करोगे। तो इस तरीके से हमें इसको समझना है कि संतुलन वस्तु का जो बेस होगा, उसका आधार होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऊंचाई पे, हल्केपन पे, तंग आधार पे, इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, उसके चौड़े आधार के ऊपर ही डिपेंड करेगा। 11वां क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के चारों ओर मूवमेंट होती है। बॉल एंड सॉकेट का एक क्वेश्चन हमारे सामने और आ गया। इसमें हमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि चारों ओर मूवमेंट होगी, वो कौन कौन सी मूवमेंट होती है। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सारे मूवमेंट्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर। ये देखिए, ये अलग अलग मूवमेंट्स हैं। इनमें हमने बात की है फ्लेक्शन की, तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हाथ में, और यहाँ पे ये पैर में, दो ही जगह होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उन सभी के मूवमेंट्स हमारे सामने हैं, तो एक एक करके सभी मूवमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले फ्लेक्शन, हाथ ऊपर गया, उसके बाद में जब नीचे आएगा तो ये हो गया एक्सटेंशन। इसके बाद में नेक्स्ट है, जब हाथ पीछे की तरफ जाएगा वो हो जाएगा हाइपर एक्सटेंशन। ऐसे ही हमारी पैर की मूवमेंट है, ये है फ्लेक्शन, इसके बाद में ये एक्सटेंशन और ये हाइपर एक्सटेंशन। तो ये तो बॉल एंड सॉकेट की मूवमेंट्स हो गई। बाकी ये मूवमेंट्स हमारे बॉडी के अलग पार्ट्स की हैं, जैसे कि आप कमर से करते हो एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन या फिर फ्लेक्शन। और टखने का आपको पता ही है, डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होता है। दो टाइप की मूवमेंट होती हैं। जब आप टखने से अपने पंजे को ऊपर की साइड में लेकर जाते हो उसको बोलते हैं डोर्सिफ्लेक्शन, और जब पंजा नीचे की साइड में आएगा उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। इन मूवमेंट्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रेफरेंस में एक बार इनको हमने दोबारा देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी संधि इन हड्डियों से बनी होती है। एल्बो जॉइंट के बारे में पूछा है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी वो 3 हड्डियां हैं जिनसे हमारी एल्बो जॉइंट या फिर कोहनी संधि बनी है। राइट आंसर इज सी, अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस। ये देखिए, ये ऊपर के साइड में रेडियस बोन होगी, नीचे है अल्ना, और तीसरी है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस कहां से होती है, हमारा शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, इसकी बीच की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। इन 3 हड्डियों से हमारा एल्बो जॉइंट बना होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। नीचे की जो हड्डी है वो अल्ना है और ऊपर की बोन को बोलते हैं रेडियस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय गति का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। अब रेखीय गति होगी, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, सीधी दौड़। स्ट्रेट रन है, उसको रेखीय गति का हम एग्जाम्पल बोलते हैं। बाकी कर्व में जो हम दौड़ते हैं वो रेखीय गति नहीं होगी, या फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप रेस, ये सब लीनियर मोशन के अंदर नहीं आती। जब हम सीधी रेखा के अंदर दौड़ते हैं उसको ही रेखीय गति की कैटेगरी में रखा जाता है, या फिर लीनियर मोशन की कैटेगरी में हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेप्स मांसपेशियां जो फोर आर्म से जुड़ी होती हैं कार्य करती है। अब ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि बाइसेप्स मसल है जो कि शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में ह्यूमरस बोन के आगे के साइड में जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं बाइसेप्स मसल। तो कौन से लीवर के रूप में हमारी बॉडी में काम करते हैं। राइट आंसर इज थर्ड क्लास लीवर, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि हमारा जो किन्सियोलॉजी का 4th पार्ट है, ध्यान से देखिए इसको। किन्सियोलॉजी के 4th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 हमने जो डिस्कस किया था उसमें भी यही क्वेश्चन था, लेकिन हमने उसमें हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों के बारे में देखा था, और अब यहाँ पे हम बाइसेप्स मसल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो दोनों सेम ही तरीके से काम करती हैं, दोनों में थर्ड क्लास लीवर होता है। लेकिन उस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन करते समय जो हमारा थर्ड क्लास लीवर है उसको गलती से इस तरीके से समझा दिया था कि एक्सिस, रेजिस्टेंस और फोर्स, और ये कंडीशन होती है सेकंड क्लास लीवर के अंदर। इसको आप ध्यान में रख लीजिए। लेकिन हमें उसमें एक्सप्लेन करना था कि थर्ड क्लास लीवर में कौन सी कंडीशन होती है। तो थर्ड क्लास लीवर में कंडीशन होती है ये,
फोर्स बीच में होगा, एक साइड में एक्सिस होगी और एक साइड में होगा रेजिस्टेंस। तो बाकी सब सही है, लेकिन एक्सप्लेन करते समय उस क्वेश्चन में सेकंड क्लास लीवर की कंडीशन को मैंने समझा दिया, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि इसी सब्जेक्ट के किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के जो हमारा चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट के क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर जब हमने इसको एक्सप्लेन किया है तो सेकंड क्लास लीवर की कंडीशन को लेके मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको आप सही कर लीजिए, या फिर इस क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, इसको आप सही माने। तो चलिए इस क्वेश्चन में उस गलती को हम सही करते हैं और अच्छे से उसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थर्ड क्लास लीवर की जो कंडीशन होती है वो लिख लेते हैं। तो उसमें होता है एक साइड में एक्सिस, फिर हमारा फोर्स और लास्ट में होता है रेजिस्टेंस। ये कंडीशन होती है थर्ड क्लास लीवर की। और इसके साथ एक चीज आप ध्यान में रखिए कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वो थर्ड क्लास लीवर के ही देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए बाइसेप्स मसल्स या फिर हैमस्ट्रिंग, इन दोनों में थर्ड क्लास लीवर किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले एक्सिस, तो यहाँ पे ये एक्सिस आ गई, ये हमारी पहली कंडीशन सही हो गई। उसके बाद में फोर्स, तो यहाँ पर आ गया हमारा फोर्स, ये मसल यहाँ पे आके जुड़ रही है। इसके बाद में रेजिस्टेंस, तो लास्ट में रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हमारी तीनों कंडीशन सही हो गई, तो ये हमारा हो जाता है थर्ड क्लास लीवर। अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि फोर्स इस साइड में लग रहा है, हमारी मसल इस साइड में है, बीच में एक्सिस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जब बीच में एक्सिस होगी, साइड में फोर्स होगा और लास्ट में रेजिस्टेंस होगा, तो ये कंडीशन बन जाती है फर्स्ट क्लास लीवर की। ऐसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन अब हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन को हमें इस क्वेश्चन में समझना है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमें मसल्स देखने को मिलती हैं, वो मसल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक जुड़ रही हैं, वो हमें देखना होगा। तो इसी तरीके से बाइसेप्स मसल है, वो शोल्डर जॉइंट से लेकर हमारी एल्बो तक जुड़ती हैं, लेकिन वो हमारी जो एल्बो का जॉइंट है उससे आगे आकर कनेक्ट होती हैं। तो इसी चीज को हमें पकड़ना है, इसी चीज को हमें समझना है। तो जब आगे आके जो कनेक्ट हो जाती है, तो वो मसल एक्सिस के बाद में ना होकर उससे पहले आ जाएगी और ये बीच में आ जाएगी। तो फोर्स बीच में हो जाएगा, एक्सिस साइड में हो जाएगी और रेजिस्टेंस है वो लास्ट में हो जाएगा, और ये कंडीशन होगी थर्ड क्लास लीवर में। ऐसा ही हमें हैमस्ट्रिंग मसल्स में देखने को मिलता है। तो देखिए ऐसा हमारा घुटना है और ऊपर इसके हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं और नीचे इसके लोअर लेग है। तो हैमस्ट्रिंग मसल भी घुटने से नीचे आके यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो उसमें ये एक्सिस हो गया और ये मसल्स काम करते हैं रेजिस्टेंस का, और नीचे सबसे है ये है फोर्स। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसी तरीके से हमारी हैमस्ट्रिंग्स मसल है, ये हैमस्ट्रिंग मसल है, और जब हम हैमस्ट्रिंग कर्ल की बात करते हैं, जैसा कि हमने उस पार्ट में देखा था, और नीचे हमारा ये लोअर लेग है, तो ये हमारा घुटना, ये लोअर लेग, और ये हमारी हो गई हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो वो भी हमारे घुटने से आके नीचे यहाँ पे जुड़ती हैं। घुटने से आके नीचे जुड़ने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये हमारा है फोर्स, ये हमारी हो जाएगी एक्सिस, और सबसे नीचे हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। और ये कंडीशन कौन से लीवर के अंदर होती है? थर्ड क्लास लीवर के अंदर। तो किनेसियोलॉजी के फोर्थ पार्ट के जो 8वां क्वेश्चन है, उसमें आपको डाउट था, तो वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सही से इसको एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटकना, घूमना, झुकना, खड़े होना, उठाना और चलना सब निर्भर करता है। स्क्रैम्बलिंग, वॉकिंग, बैंडिंग, स्टैंडिंग, लिफ्टिंग, ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं? 4 ऑप्शंस हमारे सामने। राइट आंसर इज सी, ऑन द लोअर बैक। ये देखिए ये हमारी लोअर बैक होती है, तो ये जो हिस्सा हमारा है, ये इन सभी मूवमेंट्स को करने में सहायक होता है। इस हिस्से पे हमारे ये सारे मूवमेंट्स डिपेंड होते हैं। हम घूमते हैं, झुकते हैं, खड़े होते हैं, उठते हैं या फिर चलते हैं, इन सभी में हमारी लोअर बैक है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।